सर जय हिंद। अनुपम तिवारी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक चीज राजेश, मैं एक चीज और जोड़ूंगा। जो आपने बात उठाई बहुत वाजिब है। मैंने पिछली बार आपके पॉडकास्ट में ये कहा भी था कि ये तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि जो जितना बड़ा अधिकारी है उसको उतनी ज्यादा पेमेंट उसकी बढ़ाई जाए, जो कम है उसका पेमेंट कम रखा जाए। और ये मैं कोई शिगुफा नहीं छोड़ रहा था, मैंने प्रैक्टिकली ये बातें उस मीटिंग की निकाली थी जो कि अभी पिछले दिनों हुई थी वेतन आयोग की। तो ये कुछ भी कर सकते हैं अपने बारे में। देखिए, वो फायदा उठाएंगे, फायदा सोचेंगे और वो सोचते ही रहेंगे। उन्होंने एक चीज मान ली है कि जो वर्किंग क्लास है इसको आप इसका जैसा चाहे वैसा दोहन कर सकते हैं। तो ये बहुत हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। इसको सुधार होने कोई अभी कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं जिससे कि सुधर सके। देखिए राजेश जी, 28 तारीख को यानी 2 दिन पहले एक मीटिंग थी एक्ट पे कमीशन की, जिसको चेयर कर रही थी उसकी हेड श्रीमती रंजना देसाई, जो कि पूर्व जस्टिस भी रह चुकी है। और वहां पर तमाम कर्मचारियों के जो संगठन थे, वो काफी हद तक, सारे तो नहीं थे लेकिन काफी हद तक काफी पुराने संगठन जो काफी दिनों से जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वो लोग वहां पर गए। उन्होंने अपनी बातें रखी और जो समझाने की कोशिश करी गई सरकार को, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 गुना पेमेंट की जो बात आ रही है, वो लॉजिकली देखा जाए तो बिल्कुल सही है। और जो कर्मचारियों के जो संगठन थे जो अपनी बात सरकार के सामने रख रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम ऐसे हवा में नहीं रख रहे कि 4 गुना पेमेंट होनी चाहिए। और उसके पीछे तर्क उन्होंने दिया, वो तर्क बिल्कुल सटीक। तर्क मैं आपको दर्शकों को बता दूं क्या था कि जब पिछले वेतन आयोग होते थे, जो उनका गठन हुआ था, तो जब एक व्यक्ति की सैलरी कैलकुलेट करी जाती थी, उसको 2 यूनिट माना जाता था। यानी कि एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, वो 2 यूनिट में उसको लगता था कि इस पेमेंट में ये 2 लोग खर्च चलाएंगे प्लस उनके 2 बच्चे। उनको आधा आधा यूनिट माना जाता था। यानी कि एक व्यक्ति को इतनी तनख्वाह दी जाए जिससे कि वो कम से कम 2 वयस्क और 2 बच्चों का पेट भर सके। तो इस हिसाब से सारी कैलकुलेशन होती थी। फिटमेंट फैक्टर भी उसी हिसाब से होता था। तो जब फिटमेंट फैक्टर 2.8 किया गया, फिर उसका 2.6 पिछले में क्वेश्चन किया गया था, तो उसके पीछे तर्क यही था कि ये व्यक्ति को जो तनख्वाह दे रहे हैं, ये तनख्वाह से वो अपना पेट भरेगा, अपनी पत्नी का और अपने बच्चों का पेट भरेगा। तो उसको 3 लोगों का पेट भरना, इस हिसाब से महंगाई को कैलकुलेट करके उसको पेमेंट दी जाती थी। अभी सरकार ने क्या किया है कि आपको आपके माँ बाप की जो जिम्मेदारियां हैं, चूंकि परिवार छोटे हो रहे हैं, एक बच्चा है, उसको अपने माँ बाप को ही पालना है, अपने बच्चों को ही पालना है, तो सरकार ने भी इनको इंक्लूड किया है। तो फैमिली फैक्टर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। यानी कि एक व्यक्ति को अब अपनी पत्नी, 2 बच्चों के सिवा अपने माँ बाप का भी पेट भरना है, उनकी चिकित्सा करवानी है, बच्चों की एजुकेशन करवानी है, अपनी खुद की एजुकेशन और अपनी खुद की चिकित्सा के ऊपर भी खर्च करना है। तो अगर आप केवल यूनिट वाइज देखें तो 2 व्यक्ति बढ़े एक परिवार में। और इस वजह से जो एक फैक्टर था, फैमिली फैक्टर, जो पहले 2 पॉइंट समथिंग हुआ करता था कि 2 वयस्क और 2 बच्चे, वो अब 4 वयस्क और 2 बच्चे हो गए। तो कर्मचारी संगठनों ने यही समझाने की कोशिश करी है कि अगर इस रेशियो में देखें तो एक व्यक्ति जो कि 5 लोगों का कम से कम भरण पोषण कर रहा है, उसको तनख्वाह भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। और ये तर्क इतना सटीक था क्योंकि सरकार ने खुद कुछ दिनों पहले अपने आईपीसी बीएनएस की धाराओं में संशोधन करते हुए यहां तक कहा है कि अगर आप माँ बाप को अपने साथ नहीं रखते हैं या उनका पालन पोषण नहीं करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। इसको कानूनी रूप से हर एक बच्चे को बाध्य कर दिया गया। तो जब सरकार ने ये फैक्टर लगा दिया है तो सरकार को वो सुविधाएं देनी पड़ेगी कि माँ बाप है, बुजुर्ग है, उनकी उनकी हेल्थ को लेकर के आपको लगातार खर्च करना पड़ेगा। बच्चे आपके हैं, शिक्षा उनको दिलानी है। और ये पेपर लीक और इस तरह के जमाने में शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है, ये सरकार को भी पता है। तो ये सारे फैक्टर्स जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो जो फिटमेंट फैक्टर जो बनता है वो 4.8 के आसपास बैठता है। अब 4.8 अगर आप मान लें फिटमेंट फैक्टर बैठेगा, जो कभी नहीं हुआ आज तक, तो 100% आपकी सैलरी 4 गुना हो जाएगी। बेसिक पेमेंट जो सबसे मिनिमम वेज जो था, जो 15,000 20,000 रुपए हुआ करता था, उस फैक्टर को लगाने के बाद वो 65 टू 70,000 रुपीज हो जाएगा। तो ये तो कर्मचारी संगठनों की मांग है और मांग बहुत वाजिब है। चूंकि इन्होंने ये कैलकुलेट किया, देखिए बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आप इन सब मीटिंग के आप मेमोरेंडम्स को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने ये भी कहा है कि आईसीएमआर की रिपोर्ट है जो कि ये कहती है कि एक व्यक्ति को एक महीने में 3,500 कैलोरी के आसपास खाना चाहिए, तभी वो स्वस्थ रह सकता है, तभी वो काम करने लायक हो सकता है। अब यहाँ पर वो व्यक्ति अकेला नहीं है, उसकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं और पेरेंट्स भी हैं। अब उसको आप 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, कितने 1000 कैलोरीज चाहिए हर महीने। अब वो कैलोरी जब आप एक नेशनली एक आकलन करते हैं तो उस कैलोरी को आपको यानी केवल
खाने को लाने तक, अपने घर तक लाने में और उसको खाने में आपसे 30 से 40 हजार रुपए आज की तारीख में खर्च कर रहे हैं। तो जब 40,000 रुपए आप सिर्फ खाने में खर्च कर रहे हैं, और ये आईसीएमआर का डाटा है, मतलब कोई किसी ने रैंडमली नहीं फेंका हुआ है, तो निश्चित तौर पर बाकी खर्च भी आपको करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, हेल्थ इश्यूज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। उन सबको देखते हुए 70,000 रुपए जो बेसिक जो पहली मिनिमम वेज जो रखने की बात कही गई है, वो किसी तरह से गलत नहीं है। अब सरकार को ये देखना है कि इन वाजिब मांगों पर वो क्या रिएक्शन देती है। एक सवाल की, क्या जो एम्प्लॉइज कांटेक्ट पे हैं, क्योंकि आजकल सरकार कांटेक्ट पे बहुत एम्प्लॉइज को रखती है, क्या उनको भी इसका फायदा मिलेगा, ये सवाल भी उठा, और उसमें मैं अग्निवीरों को भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि 4 साल तक मुझे लगता है कि वो भी कांटेक्ट बेसिस के ऊपर है। अगर 4 गुना बढ़ती है तो वो जो 20,000 21,000 अग्निवीर हमारा भाई ले रहा है, क्या वो भी 60-70 हजार के आसपास पहुंचेगा, या ये फिर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन्हीं पे लागू होगा? ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय हैं इनको इंतजार करना होगा कि पहले वो परमानेंट हो जाए? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात क्या है, गवर्नमेंट ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। अब जो कल की मीटिंग 28 की मीटिंग की अगर हम बात करें, तो 28 की मीटिंग में एक बहुत ही अजीब सी बात आई सामने, और गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि जितना बड़ा अधिकारी है उसका फिटमेंट फैक्टर उतना ही ज्यादा होना चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं उनका फिटमेंट फैक्टर अलग हो, जो बीच के सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं उनका फिटमेंट फैक्टर अलग हो, और जो सबसे नीचे कर्मचारी है, सेना की भाषा में कहेंगे जवान है, उसका फिटमेंट फैक्टर सबसे कम हो। तो इस तरह का एक शिगुफा छोड़ा गया गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको कर्मचारी संगठनों ने सीधे नकार दिया है कि ये तो गलत चीज है। इससे तो आप और खाई बढ़ा रहे हैं कि जो जितना छोटा कर्मचारी है उसकी तनख्वाह कम है, जो जितना बड़ा है उसकी उतनी ही ज्यादा है। जबकि विकसित देशों में क्या हो रहा है कि आपके पेमेंट के मामलों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता अधिकारी और जवान के बीच में। तो यहाँ पर उस चीज को तो आप और बड़ी खाई चौड़ी कर रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब इन्हीं लाइनों में छुपा हुआ है कि सरकार क्या करने वाली है। धीरे धीरे करके हमने देखा जो सरकारी कर्मचारियों की संख्या थी पिछले 10 सालों में 5 लाख से कम हो, 5 लाख का डिफरेंस आ गया। जो पहले थे उसमें जो अब है 5 लाख कर्मचारी ऑलरेडी कम हो चुके हैं, और ज्यादातर जॉब सरकार की ये कोशिश है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो जाए, अग्निवीर जैसे हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ साल के लिए हम रखें, उनको पेमेंट देकर वापस भेज दें। प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत ज्यादा जोर है, तो सरकार तो यही चाहेगी कि कम से कम देना पड़े। देश में स्किल्ड नौजवान कम रहे, गिग वर्कर्स ज्यादा हो जाए, सरकार को तो इसी में फायदा है। तो सरकार तो पूरी कोशिश करेगी, और सरकार डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश भी करेगी। लेकिन अब ये देखना है कि ये जो मेमोरेंडम्स है, जो संगठन है, ये अपनी बात कितनी मजबूती से रख पाते हैं। क्योंकि ये शुरुआत है, अगर हम पहले दिन ही जश्न मनाना शुरू करते हैं कि जी साहब पेमेंट तो 4 गुना होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। 4 गुना की बात रखी गई है, अपनी डिमांड रखी गई है, और अब सरकार इसमें से मानेगी नहीं मानेगी या किस तरह से मानेगी, ये देखने वाली बात हो सकती है। कि सरकार की अगर चले तो वो तो चाहेगी कि सेक्रेटरी की, चीफ सेक्रेटरी की तनख्वाह 4 गुनी हम कर दें, जिसको 2.5 लाख मिले तो उसको 10 लाख मिलने लगे। लेकिन जो एक अग्निवीर है वो 20,000 से 30,000 ही पहुंचे। तो सरकार तो कोशिश करेगी। लेकिन अब समस्या ये आने वाली है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के बहुत गहमा गहमी रहेगी। सरकार के मन में क्या है, मंशा क्या है, इतना तो समझ में आता है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल जो भी पोस्ट है उनको वो सुविधाएं नहीं देगी जो कि नॉर्मल जो परमानेंट पोस्ट वाले लोग हैं, वो सुविधाएं नहीं मिलेगी। उनको कुछ कमतर जरूर मिलेगा, कुछ चीजों में कटौती करी जाएगी, और इसी वजह से कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई भी गई। ये आने वाले समय ऐसा हो सकता है सरकार सबको नहीं देने वाला है। तो अग्निवीर का जो इश्यू है वहां पर मुझे लगता है कि बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन वो उतनी शायद ना हो जितना कि एक परमानेंट सैलरी की होती। ओके सर, और ये बड़ा हैरान करने वाला पॉइंट भी है, क्योंकि महंगाई सबके लिए बराबर है। अगर 1 किलो आटा एक कर्मचारी खा रहा है, जिसका अग्निवीर खा रहा है, तो उसको वही कीमत अदा करनी है जो एक सेक्रेटरी बैठा है, उसके लिए भी वो आटा उतना ही है, उसके लिए कोई ज्यादा महंगा नहीं है। तो हमें इन चीजों को भी समझना होगा। लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। एक पॉइंट और है सर जिसके ऊपर बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि अब बातचीत हो। एक वक्त था जब हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उस वक्त ग्रुप होते थे XYZ। वक्त आया, वक्त के साथ जेड ग्रुप खत्म कर दिया गया, एक्स और वाई ग्रुप बचे। लेकिन आज जवान कह रहे हैं कि एक्स वाई क्यों, जवान तो जवान है, सोल्जर्स हैं। तो ये एक्स और वाई का जो मतभेद है इसे भी अब खत्म किया जाए, जवानों को बराबर समझा जाए, और जो उनकी सैलरी है, जो उनके स्किल्स हैं, उनको बराबर किया जाए। हर जवान पढ़ा लिखा है, हर जवान आज टेक्नीशियंस है। तो ये जवानों की मांग है, और इस मुद्दे पर बहुत जवान अब मुखर हो चुके हैं। हम कैसे इसको देखते हैं, कितनी जरूरत भी है इसकी आज सर?
देखिए राजेश, सेना का जो काम है बहुत स्पेशलाइज्ड काम होता है और इसी वजह से एक सर्वाइव ग्रुप की कल्पना करी गई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जो सपोर्ट करेंगे, जो अदर देन कॉम्बैट काम करेंगे, उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाएगा। उनको वाई ग्रुप कहा गया और टेक्नीशियंस को एक्स ग्रुप कहा गया। चूंकि ये एक स्किल्ड काम था, इसके लिए विशेष तरह की पढ़ाई करनी पड़ी थी, विशेष ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। इस वजह से इनको एक्स ग्रुप में और उनको वाई ग्रुप में रखा गया। लेकिन अब बिल्कुल सही आपने कहा कि पढ़ाई का पैटर्न तो ऐसा हो गया कि सबको सब कुछ आता है। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि उसको गणित नहीं आती, उसको साइंस नहीं आती, उसको फिजिक्स नहीं आती। अगर वो एयरफोर्स का एग्जाम पास करके जा रहा है या आर्मी का एग्जाम पास करके जा रहा है, तो एक बेसिक तो उसको सब कुछ आता है। बाद में एयरफोर्स और आर्मी नेवी की जिम्मेदारी है कि उसको अपने ट्रेड स्किल के हिसाब से तैयार करें। तो जब चूंकि शिक्षा पॉलिसी भी बदल रही है, एजुकेशन का नेचर बदल रहा है, बच्चों के पढ़ाई करने के तरीके बदल रहे हैं, तो ये बहुत समय की मांग है कि अब ये एक्स और वाई ग्रुप्स का ये जो फैक्टराइजेशन है, इसको खत्म किया जाए। और मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि एक ही सामान्य एग्जाम हो, जैसे ऑफिसर्स के एग्जाम्स होते हैं, उसी तरह का जवानों का एग्जाम हो। उसमें आप जवानों को एंट्री करवाइए, उसके बाद उनके स्किल सेट, उनकी पढ़ाई, उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके हिसाब से उनको ट्रेड्स अलॉट करिए। वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सके, वो टेक्नीशियन भी बन सके और वो लॉजिस्टिकल जो इस तरह के सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं उनमें भी जा सके। तो हर व्यक्ति हर काम कर सकता है आज के ज़माने में कम से कम। तो ये बिल्कुल वाजिब माँग है कि समय के हिसाब से एयरफोर्स को, आर्मी को, नेवी को बदलना चाहिए और ये फैक्टराइजेशन खत्म करना चाहिए। हालाँकि मैं बता दूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एक्स और वाई ग्रुप में। जहाँ जब तक मेरी सर्विस थी, मैं 2018 में रिटायर हुआ था, उस समय तक एक्स और वाई ग्रुप में बल्कि एक हम लोग हँसी भी करते थे, मैं एक्स ग्रुप से हुआ करता था, टेक्नीशियन हुआ करता था। तो हमें लगता था कि यार ये वाई ग्रुप वाले थोड़ा-सा 1000-2000 रुपए कम ही तो पा रहे हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा सुखी रहते हैं, आराम से रहते हैं। इन्हें जैसलमेर के टापनेक के ऊपर 50 डिग्री टेम्परेचर में एयरक्राफ्ट नहीं बनाना पड़ता है। ये कम से कम एसी रूम में बैठ कर के अपना हम लोगों की छुट्टियाँ साइन करवाते रहते हैं। या फिर हमारे अकाउंट्स को देखते रहते हैं। तो एक वो कॉमेडी की बात थी, लेकिन उस समय रिक्वायरमेंट थी कि अगर एक व्यक्ति को अकाउंट संभालने हैं तो उसको बहुत साइंस, बहुत फिजिक्स, बहुत केमिस्ट्री नहीं पढ़नी होती थी, उसको अकाउंट्स की जानकारी, कॉमर्स की जानकारी होनी चाहिए थी। लेकिन अब आज के ज़माने में ऐसा नहीं, तो बदलाव बेहद आवश्यक है और मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अब चीज़ें और बदल इसमें चुकी हैं। मैं एक चीज और की जोड़ना चाहूंगा, अगर कोई कोर्स कर रहा है, अगर जो एक्स्ट्रा कोर्स कर रहा है, उसको उस कोर्स का अलाउंस दिया जाए। टेक्नीशियंस हैं, उसने एक हाई लेवल का कोर्स किया, उस कोर्स का पैसा उसके साथ जोड़ा जाए, ताकि दूसरा जवान जो है वो भी मोटिवेट हो कि यस, मुझे भी ये कोर्स करना है और मुझे अपनी सैलरी बढ़ानी है। और ये भेद खत्म करके कोर्स के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको पैसा दिया जाए, तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर हो सकता है सब। बिल्कुल राजेश, और ये बाकी सेक्टर्स में ऐसा हो रहा है। अब मैं बैंकिंग सेक्टर में फिलहाल काम कर रहा हूँ, तो बैंकिंग सेक्टर में ये चीज़ बहुत पहले से लागू है कि आपकी जो पेमेंट है आपके पोस्ट के हिसाब से मिलेगी, लेकिन आपने कितने एक्स्ट्रा कोर्सेज़ कर रखे हैं, उसके हिसाब से आपको अलग से अलाउंसेस मिलते हैं। आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बैंकिंग सेक्टर के, कॉमर्स से रिलेटेड कितने कितने और ज़्यादा कोर्स कर रखे हैं, सबके अलग-अलग भत्ते मिलते हैं। आपने कौन-सा एग्ज़ाम पास कर लिया नेशनल लेवल का, उसका भले ही आपका कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई फिलहाल यूज़ नहीं है, लेकिन उस एग्ज़ाम को पास करने की वजह से आपकी पेमेंट में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस तरह का फिनोमिना निश्चित तौर पर फौज में होना चाहिए। जैसा आपने सलाह दिया है और मुझे लगता है कि अगर ये सलाह सरकार तक पहुँचे, सेनाओं तक पहुँचे, तो इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप पहले से बहुत सारे कोर्स करा रहे हैं, स्पेशलाइज़ेशन कोर्स करा रहे हैं और एआई का ज़माना है, ऑटोमेशन का ज़माना है। बच्चे नई-नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। उनको पहली बात तो सीखने के अवसर दीजिए और अवसर देने के साथ उनको आप उत्साह उनका बढ़ाइए, आप मोनेटाइज़ करिए उन सब चीज़ों को। तो ये समय की माँग है, ये कोई बहुत ऐसी माँग भी नहीं है कि जिसको आप दाँतों तले उँगली दबा के कह रहे साहब क्या माँग लिया। ये तो बहुत ज़रूरी है। कुछ आवाज का इश्यू आ गया। आई होप मांग तो अच्छी है, लेकिन सरकार मानेगी तब बड़ी बात है। लेकिन ये मुद्दा बड़ा अहम है। लेकिन शुक्रिया फिर भी, आज व्यस्त दिन था आपका, फिर भी आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू अनुपम सर। टेक केयर। थैंक यू सो मच।